अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख तिब में पढ़ेंगे डायोस्कोरिडेस। ठीक है, ये कहा कहते हैं रूम कहते हैं। तो पढ़ी तारुफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में पढ़ते हैं, कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे। डायोस्कोरिडेस का ताल्लुक रूम से था। वो सलीसिया के करीब टारसिस नाम की जगह पैदा हुआ। उसका जमाना हयात पहली सदी ईसवी से ताल्लुक रखता है। डायोस्कोरिडेस एक तबीब था, लेकिन अद्विया मुफरिदा यानी सिंगल ड्रग्स की खोज और तहकीक की वजह से उसको शकालत दवाम हासिल हुई। ये पहला शख्स है कि जिसने मुफरत दवाओं की तलाश करके उनकी शनाख्त यानी स्ट्रक्चर की, उनकी अफ़आल बोले तो फंक्शन व ख़वास पर रोशनी डाली और फिर तमाम मालूमात को एक किताब की शक्ल में यकजा कर दिया यानी कि इकट्ठा कर दिया। डायोस्कोरिडेस की ये किताब यूनानी ज़बान में थी, जो अरबी तर्जुमा बगनुवान किताबुल हशाइश के नाम से मुशरिक में मकबूल हुई। मगरिब में ये अपने लातीनी नाम मेटेरिया मेडिसिना से मशहूर हुई। तालीम व तरबियत। डायोस्कोरिडेस की इब्तिदाई तालीम व तरबियत के बारे में तफसील दस्तयाब नहीं। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऐसे डिटेल में नहीं पता किसी को। फजलो कमाल। ये बाएतबार फजलो कमाल डायोस्कोरिडेस की शख्सियत को तीन जायु से देखा जा सकता है। तबीब भी थे, मुहक्किक भी थे और मुसन्निफ भी थे। डायोस्कोरिडेस बहैसियत तबीब। डायोस्कोरिडेस एक माहिर तबीब था, जिसकी बिना पर अपने जमाने के रूमी शहंशाह इब्रातूस का तबीब खास मुकर्रर हुआ। वो तबीब की हैसियत से फौजी लश्करों के हमरा जंगी में हम पर भी जाता था, जहाँ बीमार और जख्मी फौजियों के लिए तबीब और जराह के फराइज अंजाम देता। डायोस्कोरिडेस बहैसियत मुहक्किक। अद्विया मुफरदा की खोज और तहकीक के बिना पर डायोस्कोरिडेस को इमामुल अद्विया कहा जाता है। खास तौर से नबाती अद्विया की शक्ल व शबाहत और उनके अफ़आल और ख़वास का पता लगाने में उसको इल्मुल अद्विया का मौजूद यानी फाउंडर कहा जा सकता है। डायोस्कोरिडेस ने सबसे पहले अफ्यून के मस्किन और दाफे सआल होने का इंकशाफ किया था। उसने सरखस हर्बल ड्रग के बारे में पता लगाया कि ये कातिल दीदार है। डायोस्कोरिडेस के हैवानी और बहादुरी अद्विया के बारे में भी काफी मालूमात थी। उसने जानवरों के जहर और उनके तरकियात पर गैर मामूली तहकीक की थी, जिसको उसने एक अलहदा किताब की सूरत में कलमबंद किया। डायोस्कोरिडेस बहैसियत मुसन्निफ यानी राइटर। डायोस्कोरिडेस ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उसने मुख्तलिफ मकामात जैसे पहाड़ों, जंगलों वगैरह में जाकर जिन दवाओं की दरियाफ्त और शनाख्त की थी, उनको वो साथ तहरीर भी करता गया। ठीक है, यही नहीं बजरिया मुसव्वर बाज पेड़ पौधों और जानवरों की तस्वीर भी बनवाई, ताकि दवा की साख्त जाया ना हो, यानी कि दवा देखने में कैसी थी, किससे उसने निकाली थी, वो जाया ना हो, तो इसलिए तस्वीर भी बना लिया करता था, किसी और से बनवाया करता था। हाँ, ये तमाम खिदमात उसकी किताबुल हशाइश में महफूज है। अगर डायोस्कोरिडेस ये कारनामे अंजाम ना देता तो इल्म तिब का बहुत बड़ा नुकसान होता। डायोस्कोरिडेस की तसनीफ करदा 3 किताबों का जिक्र मिलता है, जो बजरिया अरबी तराजुम किताबुल हशाइश, किताबुल समूम और किताब फिल हैवान जातुस समूम से मौसूम हुए। किताबुल हशाइश के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि सबसे मारूफ किताब इसकी यही थी। देखते हैं इस किताब में क्या लिखा था। ठीक है, ये डायोस्कोरिडेस की मुअत्ता आरा तसनीफ है, खास तौर से इल्मुल अद्विया के ताल्लुक से नादिर दस्तावीज और माखिज अव्वल की हैसियत रखती है। इस किताब में अद्विया से मुतालिक जो मालूमात दर्ज है, उसमें से बेशतर डायोस्कोरिडेस की ज़ाती तहकीक पर मुबनी है। डायोस्कोरिडेस ने जब फौजी लश्करों के हमरा जंगी मुखास पर जाता तो क़याम व सुकून के लिए नमात में जंगलों और पहाड़ों में निकल जाता, यानी कि जो जंग में जो जख्म लगते थे जंग लड़ने वालों को, तो क्या काम करता था, वो वहाँ पे जंगल तो रहता है आसपास, तो वो ठहरने के लिए जंगलों में निकल जाया करता है, जंगलों के अंदर। और वहाँ जो नबातात, जमादात और हैवानात उसके मुशाहिदे में आते, उनसे वखवास अद्विया के हामिल पेड़ पौधों, पत्थरों और जानवरों पर तहकीक करता, मुसव्वर के जरिए उनकी तस्वीर बनवाता, उनके अफ़आल यानी उनके फंक्शन वखवास को तहरीर करता, जो मजमुआ की शक्ल में इस किताब की सूरत में महफूज हो गए। इस किताब का ज़माना
اور تصنیف پہلی صدی عیسوی کا ہے. یہ یونانی زبان میں لکھی گئی اور علم الادویہ کے ماخذ کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہوئی کہ تقریباً ہر عیسوی زبان میں اس کا تراجم عمل میں آئے. عربی ترجمہ کتاب الحشائش کے نام سے معروف ہے. کتاب الحشائش 5 مقالات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. پہلے مقالے میں خوشبودار دواؤں، روغنیات، زنگیات اور بڑے درختوں کا بیان ہے. کیا ہے دوسرا مقالہ میں حبوب کا بیان اور کھائی جانے والی سبزیاں، نئے سبزیوں سے تیار شدہ دواؤں کا بیان ہے. تیسرے مقالے میں پھولدار جڑی بوٹیوں اور پھلوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. چوتھے مقالے میں گرم و سرد بوٹیوں اور ان سے تیار شدہ دواؤں کا بیان ہے. ساتھ مکی و مسحل و تریاکی اور ادویہ کا ذکر ہے. پانچواں مقالہ معدنی ادویہ، شربت اور بیلدار نباتات سے متعلق ہے. یہ اہل ہند کی خوش قسمتی ہے کہ اس قدیم و نادر تعویذ کا ایک نسخہ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. پٹنہ میں بھی ابھی بھی موجود ہے، جو عربی زبان میں ہے اور رنگین تصاویر سے مزین ہے. نیز اس کا انگریزی ترجمہ گریک ہربل آف ڈائس بھی ہندوستان میں دستیاب ہے. شکریہ.